नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं प्रभावशाली किताब पर बात करने वाले हैं। विक्टर फ्रैंकल की मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। हमारे पास इसका एक हिंदी विश्लेषण है और हम उसी के जरिए इसके जो मुख्य विचार हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और ये किताब इसलिए भी खास है क्योंकि विक्टर फ्रैंकल, जैसा आपने बताया, वो खुद एक मनोचिकित्सक तो थे ही, लेकिन वो होलोकॉस्ट सर्वाइवर भी थे। मतलब उन्होंने वो सब झेला था जिसके बारे में उन्होंने लिखा। तो ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये वैकू अनुभव है। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद यही है कि इस विश्लेषण से समझें कि कैसे मतलब कितने भी मुश्किल हालात क्यों ना हो, इंसान फिर भी जीने का कोई मतलब, कोई अर्थ खोज सकता है। विश्लेषण का एक सार वाक्य है, जीवन का लक्ष्य सिर्फ खुशी नहीं बल्कि अर्थ की तलाश है। तो चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। ये विश्लेषण किताब को मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटता है। पहला हिस्सा है फ्रैंकल के अपने अनुभव नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप के। ये सुनना या इसके बारे में बात करना भी आसान नहीं होता, पर विश्लेषण कहता है ये समझना जरूरी है। क्यों? देखिए, ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि वहीं से फ्रैंकल के जो सबसे शक्तिशाली विचार है ना, वो निकले। विश्लेषण इस बात पर काफी जोर देता है कि फ्रैंकल ने वहां सिर्फ ये नहीं देखा कि लोगों को शारीरिक तकलीफें कितनी दी जा रही हैं, बल्कि उन्होंने वो देखा कि कैसे इंसान की रूह को, उसकी इंसानियत को कुचलने की कोशिश हो रही थी, कैसे लोगों को सिर्फ एक नंबर बना दिया गया था। वो मनोवैज्ञानिक जो चोट थी वो ज्यादा गहरी थी शायद। और उसी भयानक माहौल में विश्लेषण कहता है उन्होंने कुछ अलग भी देखा। ये जो बात है कि सिर्फ शारीरिक ताकत ही काफी नहीं थी जिंदा रहने के लिए। ये कैसे? हाँ बिल्कुल, यही पॉइंट है। फ्रैंकल ने ये नोटिस किया कि जो कैदी थे, उनमें से जिनके मन में भविष्य के लिए कोई उम्मीद थी, कोई गहरी वजह थी जीने की, जैसे शायद अपने किसी घर वाले से दोबारा मिलने की आस, या कोई अधूरा काम जो वो पूरा करना चाहते थे, कोई मकसद, तो ऐसे लोगों के टिके रहने की, जिंदा बचने की संभावना ज्यादा थी। ये सिर्फ बॉडी की ताकत की बात नहीं थी, ये अंदर की, मन की, आत्मा की ताकत थी जो उन्हें संभाले हुए थी। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। मतलब कि जीने का कोई क्यों अगर पता हो, कोई मकसद हो, तो वो सच में इंसान को टिकाए रख सकता है, चाहे हालात कितने भी खराब हों। ये तो मन की शक्ति का एक तरह से प्रमाण है। विश्लेषण इस पर और क्या रोशनी डालता है? विश्लेषण इसी को फ्रैंकल के विचारों का, उनकी जो लोगोथेरेपी है, उसका आधार बताता है। ये दिखाता है कि बाहर की परिस्थितियां चाहे कितनी भी आपके काबू से बाहर हों, इंसान के पास अंदर एक चुनाव हमेशा रहता है। अपने अनुभव को क्या मतलब देना है, ये चुनने की आजादी। और यहीं से, जैसा आपने कहा, विश्लेषण हमें लोगोथेरेपी की तरफ ले जाता है। लोगोथेरेपी, हाँ, इसका मतलब जैसा विश्लेषण बताता है, शायद अर्थ के जरिए इलाज या जीने का अर्थ ढूंढना, कुछ ऐसा है ना? बिल्कुल बिल्कुल, अर्थ द्वारा चिकित्सा या मीनिंग थेरेपी कह सकते हैं। तो फ्रैंकल ने यह सिर्फ कैंप के अनुभवों तक सीमित नहीं रखा, इसे एक प्रॉपर चिकित्सा पद्धति बनाया। तो फिर इस विश्लेषण के हिसाब से फ्रैंकल ने जीवन में अर्थ खोजने के कौन से मुख्य तरीके बताए हैं? ये तो हम सबके जीवन पर लागू होता होगा। हाँ बिल्कुल, ये सबके लिए है। विश्लेषण फ्रैंकल के बताए 3 मुख्य रास्ते या आयाम बताता है जिनसे कोई भी व्यक्ति किसी भी हाल में जीवन में अर्थ पा सकता है। पहला है काम या सृजन, मतलब कुछ ऐसा करना या बनाना जिसे हम वैल्यूएबल समझते हैं। अच्छा, जैसे अपना प्रोफेशन या कोई हॉबी? हाँ, अपना काम, कोई कला, समाज के लिए कुछ करना, कुछ भी जिससे लगे कि हाँ, मैंने कुछ सार्थक किया है। इससे एक उद्देश्य का एहसास होता है। ठीक है, ये पहला रास्ता हुआ काम। दूसरा है प्रेम या अनुभव। ये किसी इंसान के साथ गहरा रिश्ता बनाने में मिल सकता है। या फिर किसी अनुभव में डूब जाना, जैसे प्रकृति की सुंदरता को महसूस करना या किसी कला को गहराई से अनुभव करना। विश्लेषण यहाँ सच्चे जुड़ाव की बात करता है, यानी सिर्फ अपने में ना रहकर किसी और चीज या व्यक्ति से गहराई से जुड़ना। एग्जैक्टली, वो पल जब हम खुद को भूलकर किसी और में या किसी अनुभव में खो जाते हैं। काम और प्रेम, ये दोनों तो समझ आते हैं कि जीवन को मीनिंग देते हैं, लेकिन वो तीसरा रास्ता, कष्ट या पीड़ा, विश्लेषण इसके बारे में क्या कहता है? मतलब तकलीफ में अर्थ कैसे मिल सकता है? ये थोड़ा मुश्किल लगता है समझना। हाँ, ये शायद फ्रैंकल के फलसफे का सबसे गहरा और सबसे चुनौती भरा हिस्सा है, और विश्लेषण इसे काफी महत्व देता है। देखिए, यहाँ बात उस दुख या कष्ट की हो रही है जिसे टाला नहीं जा सकता, जिसे सहना ही पड़ेगा, जैसे कोई गंभीर बीमारी या किसी अपने को खो देना। अनिवार्य दुख। हाँ, अनिवार्य दुख। तो फ्रैंकल का तर्क जैसा विश्लेषण समझाता है,
ये नहीं है कि दुख झेलना अच्छी बात है। नहीं। बात ये है कि उस अनिवार्य दुख के प्रति हम रवैया क्या अपनाते हैं, हम उसे सहते कैसे हैं, उसमें अर्थ छिपा हो सकता है। अच्छा। मतलब उसे हिम्मत से, गरिमा से झेलना, ये अपने आप में एक मानवीय उपलब्धि बन सकता है। ये हमें एक अलग लेवल की मजबूती दे सकता है। कष्ट को गरिमा से स्वीकार करना, ये बात मुझे उस दूसरे शक्तिशाली विचार से जोड़ रही है जिसका जिक्र विश्लेषण में बार बार आता है कि हम बाहरी हालात को शायद ना बदल पाएं, पर उनके प्रति हमारा नजरिया, हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी, ये हम चुन सकते हैं। बिल्कुल। विश्लेषण में एक वाक्य है, जीवन का अर्थ परिस्थितियों पर नहीं बल्कि हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि सबसे मुश्किल दर्द भी हमें कुछ सिखा सकता है अगर हम उसे इस नजरिए से देखें? स्वतंत्रता पर, इसी इनर फ्रीडम पर सबसे ज्यादा जोर देता है। फ्रैंकल ने कैंप में यही तो देखा था कि एक जैसी भयानक परिस्थितियां थीं, लेकिन अलग अलग लोग बिल्कुल अलग तरह से रिएक्ट कर रहे थे। कुछ थे जो बिल्कुल टूट गए, हिम्मत हार गए, और कुछ थे जिन्होंने अपनी अंदर की गरिमा बनाए रखी, मुश्किल में भी दूसरों की मदद की, अपने दुख को एक चुनौती की तरह लिया। तो ये जो चुनाव था कि निराशा में डूब जाना है या फिर अपने दुख में भी कोई मतलब खोजना है, यही वो आजादी थी जिसे कोई छीन नहीं सकता था। सही बात है। तो विश्लेषण ये साफ करता है कि फ्रैंकल के अनुसार दुख अपने आप में बेकार नहीं है। ये हमें गहरे अर्थों की ओर ले जा सकता है अगर हम वो रास्ता चुने तो। ये वाकई सोचने वाली बात है, और ये शायद सिर्फ बड़ी मुश्किलों पर ही नहीं, रोजमर्रा की जो छोटी मोटी परेशानियां आती हैं, निराशाएं होती हैं, उन पे भी लागू होता होगा। हाँ बिल्कुल। तो इस विश्लेषण से हम अपनी जिंदगी के लिए क्या प्रैक्टिकल सबक ले सकते हैं? विश्लेषण कुछ मुख्य पॉइंट्स बताता है ना? हाँ, विश्लेषण कुछ बहुत ही साफ और काम की बातें सामने रखता है। पहली और शायद सबसे मशहूर, जो फ्रैंकल अक्सर नीचे को कोट करते थे, जैसा विश्लेषण में है, जिसके पास जीने के लिए क्यों होता है, वो लगभग कोई भी कैसे सह सकता है। अच्छा, ये तो बहुत सुना है। हाँ। मतलब अगर लाइफ में कोई मकसद है, कोई बड़ा उद्देश्य है, तो फिर मुश्किलें झेलना आसान हो जाता है। वो मकसद ही आपको हिम्मत देता है। ये क्यों की तलाश, ये तो बहुत जरूरी है। और क्या सबक है? दूसरा सबक सीधे हमारे नजरिए से जुड़ा है कि जब लाइफ मुश्किल लगे, हालात खराब हों, तो एकदम से निराश होकर बैठ जाने के बजाय विश्लेषण ये सुझाव देता है कि हम खुद से सवाल पूछें। क्या सवाल? कि इस तकलीफ का क्या मतलब हो सकता है, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ या सीख सकती हूँ, ये मुझे एक इंसान के तौर पर बेहतर कैसे बना सकता है। ये सवाल हमें हेल्पलेस विक्टिम बनने से रोकता है, हमें एक एक्टिव लर्नर बनाता है जो अपने एक्सपीरियंस से सीखना चाहता है। ये सेल्फ रिफ्लेक्शन को बढ़ावा देता है। यानी मुश्किलों को एक अवसर की तरह देखना, सीखने के मौके की तरह। ठीक है। और तीसरा सबक? तीसरा सबक जीवन के अर्थ की परिभाषा को थोड़ा और बड़ा करता है। मतलब ये सिर्फ मेरी अपनी खुशी या मेरी सफलता तक सीमित नहीं है। विश्लेषण फ्रैंकल के हवाले से कहता है कि सच्चा अर्थ अक्सर खुद से आगे जाने में मिलता है, सेल्फ ट्रांसेंडेंस में। मतलब दूसरों की सेवा करने में, सार्थक रिश्ते बनाने और उन्हें निभाने में, किसी बड़े मकसद के लिए खुद को समर्पित करने में। अच्छा। इसमें यह भाव है कि मेरा होना, मेरा अस्तित्व दूसरों और दुनिया के लिए भी कुछ मायने रखता है, उसे सार्थक बनाना। तो ये सारी बातें, उद्देश्य की तलाश, फिर कष्ट में भी अर्थ ढूंढना, अपने नजरिए को चुनने की शक्ति, और फिर सेवा और संबंध, ये सब मिलकर हमें किस नतीजे पे पहुंचाती हैं? विश्लेषण का सार क्या है सच्ची आजादी के बारे में? विश्लेषण ऐसी बात पर आकर खत्म होता है कि फ्रैंकल के अनुसार इंसान की जो अल्टीमेट फ्रीडम है, जो असली आजादी है, वो बाहरी हालातों पर डिपेंड नहीं करती। वो हमारे अंदर है। विश्लेषण के शब्दों में कहूं तो सच्ची आजादी बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि अपने अंदर सही दृष्टिकोण चुनने की शक्ति में है। यही वो शक्ति है जिसे कॉन्सेंट्रेशन कैंप की दीवारें भी कैद नहीं कर पाईं। बाहर से हम कितने भी बंधे हुए लगे, हमारा मन, हमारी आंतरिक दुनिया, हमारी प्रतिक्रिया चुनने की क्षमता, वो हमेशा हमारी अपनी होती है। और यही चुनाव हमें इंसान बनाता है। बिल्कुल, यही चुनाव हमें परिभाषित करता है। वाकई इस विश्लेषण ने फ्रैंकल के विचारों की जो गहराई है, उसे बहुत अच्छे से हमारे सामने रखा है। ये सोचना कि इतनी भयानक पीड़ा के बीच भी इंसान मकसद खोज सकता है, और ये कि हमारा अपना नजरिया ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, ये सच में अंदर तक सोचने पर मजबूर करता है। ये सिर्फ एक किताब का विश्लेषण नहीं लग रहा, ये तो जैसे जीवन को देखने का एक पूरा नया नजरिया सा लग रहा है।
निश्चित रूप से ये विश्लेषण फ्रैंकल के इस मूल विचार को बार बार पुष्ट करता है कि इंसान की जो सबसे गहरी इच्छा है वो खुशी नहीं बल्कि अर्थ की तलाश है। और वो अर्थ, जैसा हमने बात की, काम से मिल सकता है, प्यार से मिल सकता है, और यहाँ तक कि जो दुख टाला नहीं जा सकता उसे हिम्मत से सहने के तरीके से भी मिल सकता है। ये विश्लेषण हमें फ्रैंकल के अनुभवों और उनकी लोगोथेरेपी के जो मूल सिद्धांत हैं उनका एक बहुत ही साफ और प्रेरक खाका देता है। तो सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ते हैं इस चर्चा के अंत में। इस विश्लेषण से जो बातें निकली उन पर अगर गौर करें कि अगर अनिवार्य दुख के प्रति हमारा नजरिया ही हमारी आखिरी और सच्ची आज़ादी है, तो क्या रोजमर्रा की जिंदगी में जो छोटी बड़ी निराशाएं आती हैं, चुनौतियां आती हैं, तकलीफें आती हैं, उनके प्रति अपने नजरिए को होशपूर्वक चुनने का अभ्यास हमारे अनुभव को बदल सकता है? क्या हम अपनी प्रतिक्रियाओं को कंट्रोल करके अपनी रोज की मुश्किलों में भी कोई नया अर्थ या सीखने का अवसर खोज सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।